मैं आचार्य हंसराज प्रजापति उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 6 विज्ञान विषय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। पाठ 9 सजीवों की विशेषता, सजीव विशेषता एवं आवास के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें प्रकरण है अपना आज का, देखो कुछ स्थलीय आवास। किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्थलीय आवास की बात कर रहे हैं। तो स्थलीय आवास मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी कि अजैव घटकों, किसके? अजैव घटकों व किसके बारे में? ऊंट के बारे में, जो कि कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। हाँ, मरुस्थल में पाया जाता है। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले अजैव घटकों व ऊंट के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इसमें मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है। तो अब अपन यानी कि मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जीव जंतु एवं पौधों में क्या होता है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्या उनमें भी इसी प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है? जैसे ऊंट में अनुकूलन पाया गया था, उसी के अनुसार क्या अन्य जंतुओं में भी ऐसा ही अनुकूलन पाया जाता है, जिसके कारण वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले चूहे की बात करें अपन, इसकी चूहे की बात कर रहे हैं अपन। चूहा, क्या? चूहा व सांप, चूहा व सांप की बात करें तो चूहे व सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर तो नहीं होते हैं। इनके क्या है? लंबे पैर तो ऊंट की तरह है। ऊंट की तरह क्या होते हैं? लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? चूहा और सांप दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए किसमें जाते हैं? बिल में चले जाते हैं। किसमें? बिल, बिल में चले जाते हैं। यानी कि बिलों में पाए जाते हैं। इसमें बिलों में चले जाते हैं। किसमें? बिलों में चले जाते हैं। बिलों में चले जाते हैं। किससे बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए। गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? बिलों में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? बिलों में, गहरे बिलों में चले जाते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु कहाँ आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। यानी कि दिन में तो कहाँ चले जाते हैं? दिन में, दिन की यानी कि दिन में गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? ये बिल में चले जाते हैं। कौन? सांप और चूहा किस में चले जाते हैं? बिल में चले जाते हैं। दिन की गर्मी से बचने के लिए ये गहरे बिलों में चले जाते हैं, सांप और चूहा। और क्या? रात्रि में, रात्रि के समय यानी रात्रि में जब थोड़ा क्या होता है, यानी ठंड का अनुभव होता है, यानी कि तापमान गिर जाता है, तब ये अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। कहाँ से? बिलों से बाहर निकल कर आ जाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे चित्र में दर्शाए गए हैं। ये पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं, यानी कि पौधे भी किस प्रकार मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो अपन एक क्रियाकलाप करते हैं। देखो क्रियाकलाप 3 की बात करें अपन, इसकी क्रियाकलाप 3 क्या है? क्रियाकलाप 3 आपका देखो क्या कह रहा है? क्रियाकलाप 3, क्रियाकलाप 3 इसमें क्या कह रहा है आपसे? देखो, एक गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लगाइए। यानी कि गमला आपके ऐसा होता है, इस गमले में यानी कि एक कैक्टस का पौधा और पत्तियों वाला पौधा ले लें, तो उसको अपन इसमें लगा लें। दोनों पौधों के कुछ भागों को पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांध दें। यानी कि अपन इसमें पौधा लगा देंगे, जैसे भी आपका पौधा है यूं करके, यानी कि पौधा जैसा भी है तो पौधे की पत्तियों को क्या कर देंगे अपन? इसको ढक देंगे। किससे ढक देंगे?
पॉलीथीन की थैली से इसको ढक देंगे, इस भाग को ढक देंगे। वो क्या कह रहा है कि पॉलीथीन की थैली से इसको बांध देते हैं। जिस प्रकार अध्याय 7 में अपन ने क्रियाकलाप 4 में किया था, पौधे में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था, तो गमले में लगे पौधे को धूप में रख देते हैं। फिर अपन इसको किस में रखते हैं, धूप में रख देते हैं। कुछ घंटे बाद इनका परीक्षण करते हैं। आप क्या देखते हैं, इन दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। तो अपन यानी कि क्या कह रहा है, पहले में कैक्टस का पौधा, किसका, कैक्टस का पौधा, कैक्टस का पौधा, किसका, कैक्टस का पौधा, और दूसरे में किसका, यानी कि पत्तियों वाला, कौन सा, पत्तियों वाला। एक में तो कैक्टस का पौधा है, एक में पत्तियों वाला पौधा, यानी कि दो गमले लेंगे, दोनों में एक में कैक्टस का पौधा, एक में पत्तियों का पौधा, और दोनों को किस में बांध देंगे, थैली में बांध देंगे। जैसे एक गमला और ले लिया यहाँ, ऐसे कैसे यूं, और उसी को भी अपन उसी में भी एक पौधा और लगा दिया, ऐसे कैसे यूं, और उसमें भी एक में कैक्टस का पौधा ले लिया और एक में किसका, पत्तियों वाला, जिसमें पत्तियां हैं, ऐसे कैसे यूं पत्तियां पाई जाती है, ऐसे कैसे यूं पत्तियों वाला पौधा ले लिया एक अपन ने, जैसा भी है, यानी कि आपने एक पत्तियों वाला पौधा ले लिया और एक ऐसा ले लिया कैक्टस का पौधा। अब दोनों को किस में, गमले में रख दिया अपन ने, गमले में रख के उस पे थैली बांध दी। थैली बांधने के बाद में अपन उसकी थैली पर पानी की बूंदे देखेंगे, तो बूंदों का यानी कि किसमें ज्यादा है वो देखा जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, देखो क्या आप देखते हैं दोनों पॉलीथीन थैलियों में एक जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं। तो मृस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। यानी कैक्टस का जो पौधा होता है, किसका, कैक्टस का पौधा होता है, वो क्या करता है, कम वाष्पोत्सर्जन करता है। कहने का मतलब यहाँ पानी मिलेगा तो कम मिलेगा, जबकि जो पत्तियों वाला पौधा होता है उसमें पानी, यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ निष्कासित करता है। मृस्थलीय पौधे में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती है, मृस्थलीय पौधों में पत्तियां अनुपस्थित होती है, पत्तियां नहीं पाई जाती है। मृस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, यानी कि कुछ पौधों की पत्तियां क्या ले लेती है, कांटों का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल का ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में उसका तना होता है। यानी नागफनी का जो पौधा होता है, नागफनी एक पौधा पौधा होता है नागफनी, तो नागफनी के पौधे में क्या होती है, वो पत्तियां ही उसके तने का रूप धारण कर लेती है। पत्तियां किसका, यानी कि पत्तियां जैसे आपके एक पत्ती ये उसी के अनुसार एक पत्ती यहाँ जुड़ जाएगी, तो ऐसे पत्तियां जुड़ी हुई रहती है किसमें, नागफनी के पौधे में। यह नागफनी का पौधा कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में पाया जाता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में ही होता है। इन पौधों में क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तने में ही होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका हुआ होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। यानी कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या चली जाती है, नीचे गहराई तक चली जाती है। यहाँ तो गमला है ये, लेकिन कहाँ चली जाती है, जड़ें नीचे होती है। यहाँ तो जड़ें कहाँ चली जाती है, नीचे गहराई तक चली जाती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। फिर अपन देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र। तो अपन ने ये तो पढ़ा मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में, अब अपन पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र, तो ये तो था मरुस्थलीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। कौन से, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो ये पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। क्या होते हैं, ठंडे होते हैं।
कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। हवा कैसी चलती है? हवा तेज चलती है। तेज हवा, हवा कैसी चलती है? तेज चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है? हिमपात। हिमपात का मतलब बर्फ गिरती है। क्या गिरती है? बर्फ गिरती है। यानी कुछ क्षेत्रों में क्या होती है? बर्फ गिरती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आपने कुछ वृक्ष देखे हैं? यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हो तो आपने ऐसे वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने वास्तव में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? ये वृक्ष सामान्य शंकुआकार होते हैं। कैसे? शंकुआकार। शंकुआकार, शंकु के आकार के। शंकु का आकार कैसा होता है? जो होता है शंकुआकार। ये पौधे कैसे होते हैं? शंकुआकार होते हैं। शंकु के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है, यानी कि पत्तियों का जो सिरा होता है वो सुई के आकार का होता है। पत्तियों का आकार यानी कि सुई के आकार का होता है। ऊपरी सिरा सुई के आकार के होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है, यानी कि जो बर्फ गिरती है या वर्षा का पानी होता है वो सरलता से नीचे गिर जाता है। इससे वर्षा का जल व हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतीय क्षेत्र पर्वत पर इन वृक्षों में से अधिक भिन्न भिन्न आकृति व आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार की अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। उनकी मोटी त्वचा, यानी कि जंतुओं की बात करें अपन तो जंतुओं में क्या होती है? त्वचा मोटी होती है। त्वचा क्या होती है? मोटी होती है। तो मोटी त्वचा किससे बचाती है? सर्दी से बचाने के कार्य काम में आती है। यानी कि जंतुओं में क्या होती है? त्वचा मोटी होती है तथा फर ठंड से उनका बचाव करती है। उदाहरण शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका हुआ होता है। याक जो पहाड़ी भेड़ होता है या याक होता है उसका यानी कि शरीर किससे? बालों से ढका हुआ रहता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। पहाड़ी जो तेंदुआ होता है उसके शरीर पर फर यानी कि फर होते हैं। वह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों में अनुकूलन में विभिन्नताएं दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।